चलिए एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं जब हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़े साम्राज्य का दबदबा था और उसी वक्त महाराष्ट्र की पहाड़ियों से एक ऐसा योद्धा उठा जिसने न सिर्फ उस ताकतवर सल्तनत को चुनौती दी बल्कि एक नए राष्ट्र की बुनियाद ही रख दी। जी हां, ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बनाए मराठा साम्राज्य की। 17वीं सदी के महाकवि भूषण ने उस दौर की नब्ज को आप कह सकते हैं इन्हीं शब्दों में पकड़ लिया था। देखिए, वो औरंगजेब का दरबार छोड़कर शिवाजी महाराज के पास आए ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें दक्षिण में हिंदवी स्वराज्य की एक चिंगारी दिखाई दी थी। मतलब अपनी जमीन पर अपने लोगों का राज। ये एक ऐसा सपना था जो पूरे भारत को एक नई दिशा दिखा सकता था। तो इस महान साम्राज्य की कहानी को अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां इसके संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था। तो 17वीं सदी का भारत था कैसा, जरा सोचिए। एक तरफ ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसका राज उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण तक फैला था। अब इतने बड़े साम्राज्य के सामने महाराष्ट्र के एक छोटे से कोने से स्वराज्य यानी अपनी हुकूमत की आवाज उठाना, यह सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल ये है कि शिवाजी में ये हिम्मत आई कहां से? देखिए, उनका व्यक्तित्व कई लोगों की प्रेरणा से बना था। उनकी मां जीजाबाई ने उनके अंदर स्वराज का सपना जगाया, तो वहीं गुरु कोंडदेव और समर्थ रामदास ने उन्हें शासन और धर्म की शिक्षा दी। और इतना ही नहीं, उनका खून भी तो मेवाड़ के महान योद्धाओं का था, जिसने उनके अंदर बहादुरी के बीज बोए थे। और बस इन्हीं सब तालीम और सपनों को लेकर एक नौजवान योद्धा निकला, इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ने। अब शुरू होता है वो दौर जब शिवाजी की एक एक रणनीतिक जीत ने उन्हें एक किंवदंती, एक लीजेंड बना दिया। उनका उदय इतना तेज था कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, महज 16 साल की उम्र में पहला किला जीत लिया, फिर अफजल खान जैसे खूंखार दुश्मन को दिमाग से मात दी, शाइस्ता खान पर उसी के महल में घुसकर हमला किया और तो और औरंगजेब की सबसे मजबूत कैद से भी बच निकले। हर एक घटना उनके बढ़ते हौसले और ताकत की गवाही दे रही थी। प्रतापगढ़ का किस्सा तो उनकी होशियारी की मिसाल है। अफजल खान का प्लान था कि गले मिलने के बहाने धोखे से शिवाजी को मार देगा, लेकिन शिवाजी उससे 2 कदम आगे की सोच रहे थे। वो अंदर कवच और हाथ में वाघनख मतलब बाघ के पंजे जैसा एक खुफिया हथियार छिपाकर पहुंचे। जैसे ही खान ने पीठ में खंजर घोंपा, कवच ने उन्हें बचा लिया और शिवाजी के वाघनख ने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। ये सीधी सीधी ताकत पर दिमाग की जीत थी। 1 करोड़ रुपए उस जमाने में, ये वो रकम थी जो शिवाजी ने 1664 में मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत पर कब्जा करके हासिल की थी। पर यह सिर्फ कोई लूट नहीं थी, नहीं, ये स्वराज्य के आंदोलन के लिए आप कह सकते हैं एक तरह की आर्थिक ऑक्सीजन थी। इसी पैसे से तो एक बड़ी और मजबूत सेना खड़ी होनी थी। औरंगजेब को लगा कि उसने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है, लेकिन वो शिवाजी की बुद्धि को शायद समझ ही नहीं पाया। शिवाजी ने बीमारी का नाटक किया और रोज गरीबों के लिए मिठाई की टोकरियां बाहर भिजवानी शुरू कर दी। जब पहरेदारों को इसकी आदत पड़ गई तो एक दिन उन्हीं टोकरियों में से एक में बैठकर वो और उनके बेटे संभाजी किले से फरार हो गए। ये उनकी चतुराई और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक और मिसाल है। घर तो आ गया, पर मेरा शेर चला गया। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो दर्द है जो शिवाजी महाराज ने तब महसूस किया जब उन्हें कोंढाणा किले की जीत की खबर तो मिली, लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि इस जीत के लिए उनके सबसे बहादुर सेनापति तानाजी मालुसरे शहीद हो गए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि स्वराज्य के इस संघर्ष की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, नहीं, उनकी असली महानता तो इस बात में थी कि वो एक बहुत ही दूर की सोचने वाले प्रशासक भी थे। उन्होंने एक नए और बेहतरीन राज्य का पूरा ढांचा तैयार किया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 6 जून 1674। रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। इस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। इसने शिवाजी के शासन को एक कानूनी मान्यता दी और मराठा राज्य की औपचारिक रूप से स्थापना की। अब वो सिर्फ एक सरदार नहीं थे, बल्कि एक मान्यता प्राप्त राजा थे, एक छत्रपति। अब इतना बड़ा राज चलाना है तो एक सिस्टम चाहिए, है ना? तो उन्होंने बनाया अष्टप्रधान। आप इसे आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा समझ सकते हैं। 8 मंत्रियों की एक काउंसिल जो उनके प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और सेनापति तक थे, जो राज्य के हर काम को एक्सपर्टली संभालते थे। साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए था,
और उसकी नींव रखी गई दो खास तरह के टैक्स पर। पहला था चौथ, मतलब 1/4 टैक्स जो पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था, और दूसरा था सरदेशमुखी, जो उनके सबसे बड़े मुखिया होने के अधिकार को दिखाता था। इन टैक्स ने न सिर्फ खजाना भरा, बल्कि मराठा ताकत का असर दूर दूर तक फैला दिया। और हाँ, शिवाजी की सोच सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकी। वो जानते थे कि असली संप्रभुता के लिए समंदर पर कब्जा होना भी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने भारत की पहली मजबूत नौसेनाओं में से एक बनाई। इस नौसेना ने न सिर्फ समुद्री तटों को महफूज रखा, बल्कि यूरोपीय ताकतों को भी जबरदस्त चुनौती दी। शिवाजी ने तो एक मजबूत नींव रख दी थी, पर सवाल यह है कि उनके बाद इस साम्राज्य का हुआ क्या? उनकी विरासत को आगे तो बढ़ाया गया और साम्राज्य एक ऐसे शिखर पर पहुंचा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसके बाद उसने अपना पतन भी देखा। शिवाजी के जाने के बाद असल ताकत जो है वो छत्रपति के हाथ से निकलकर उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के पास आ गई, और इन पेशवाओं ने शिवाजी के सपने को आगे बढ़ाते हुए मराठा साम्राज्य को इतना फैलाया कि सब देखते रह गए। अब साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसे अकेले चलाना बहुत मुश्किल था, तो एक तरह का गठबंधन बना जिसे मराठा कन्फेडरेसी कहते हैं। इसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जैसे बड़े बड़े मराठा परिवार थे जो अपने अपने इलाके चलाते थे, पर ऊपर से वो सब पुणे में बैठे पेशवा को ही मानते थे। और अपने पीक पर, मतलब अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर, मराठा साम्राज्य का भगवा झंडा कहां से कहां तक लहरा रहा था। उत्तर में अटक, जो आज के पाकिस्तान में है, वहां से लेकर पूर्व में कटक तक। उस वक्त उनसे बड़ी ताकत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कोई और नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मराठा साम्राज्य के लिए वो था 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इस जंग में मराठों को जो हार मिली, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी ताकत जैसे टूट सी गई और हिंदुस्तान की सियासत में एक खालीपन सा आ गया, जिसे भरने के लिए कोई और तैयार बैठा था। पानीपत की हार के बाद ये इतना बड़ा साम्राज्य कई वजहों से बिखरने लगा। एक तो बड़े बड़े सरदार आपस में ही लड़ने लगे, और सबसे बड़ी वजह एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने धीरे धीरे एक एक करके पूरी मराठा ताकत को खत्म कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर मराठा सरदार आपस में न लड़े होते, अगर वो एकजुट रहते, तो क्या आज भारत का नक्शा, हमारा इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जो मराठा साम्राज्य की शानदार विरासत और उसके एक अधूरे सपने की कहानी कहता है।